हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? बढ़िया। ओके। आप सब कोई लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा अच्छी तरह से आपने देखा होगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट की थी और एंगल क्यों, डिग्री और रेडियन, उसके बारे में हमने आपसे बातें की थी। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरी थियरी है, थियरिकल वीडियो है, पूरा थियरी। बहुत शांति से आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि आगे के या पहला वीडियो या दूसरा कोई भी, अब ये यूनिट सर्कल अपना, ये यूनिट सर्कल पे यहां पे 0 आता है, उसके बाद यहां पे π/2, यहां पे पाई, यहां पे 3π/2 और पूरा घूम के वापस आएंगे तो 2π होता है। नहीं होता है? ऐसा मैंने आपको समझाया था। ये मैंने एक राउंड पूरा किया। यदि आप चाहो तो दूसरा राउंड भी खत्म कर सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना राउंड को घूमना है इतना घूम सकते हो। अब आपको ये समझना है कि ये जो इतना जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। दिखाई देता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है ये। तो पहले 0 एंगल था, पहले क्या था? 0। और उसके बाद आप यहां से यहां तक आएंगे, यहां से यहां तक घूमते हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 45, 50, 70, 80, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये π/2 यानी क्या समझना है? 90 डिग्री समझना है। उसके बाद ऐसे आप 90 डिग्री, उसके बाद 100 डिग्री करते 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 ऐसे करते 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 यहाँ पे आए, तो यानी कि ये पूरा एंगल कितने का हुआ? 180 का हुआ। कितने का हुआ? 180, दैट इज पाई। यानी कि π/2 से पाई तक की जो जितने भी एंगल बनते हैं, π/2 से पाई तक के जितने भी एंगल बनते हैं, यानी कि 95 डिग्री या तो 100 डिग्री या तो 175 डिग्री, वो सब यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद पाई, पाई के बाद आता है 180 के बाद 185, 187, कोई भी आ सकता है। ये डिग्री 3π/2, 3π/2 दैट इज 270 डिग्री। यानी आप इतना जो यहाँ पे जो आएंगे सभी नंबर, वो कैसे होंगे? 180 से ज्यादा और 270 से कम, वो सब इधर आएंगे। उसके बाद जाते हैं 270 से 360 डिग्री, यानी कि 2π तक के जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी एंगल मुझे क्या मिलेंगे? यहाँ पे। ओके, अब इसके आगे की बात। अब ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का आप स्टडी करके आए हो, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूं। वैसे तो आप सब लोग होशियार स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे आपकी बातें याद दिलानी पड़ती है। तो ये जो होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, याद है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आता था नहीं आता था? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब ये इतना जो पार्ट हुआ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ? इतना जो पार्ट हुआ वो सेकंड क्वाड्रेंट, ये इतना जो बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट और ये बनता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि अब मैं इसके पर से एक ऐसी बात
मैं नोट करूंगा, ऐसी एक बात में छोटी सी एक बात है वो मैं नोट कर रहा हूं। यानी कि हम ऐसे ही कुछ बातें नोट कर रहे हैं कि यूनिट सर्कल पे यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और पूरा घूम के हम वापस आते हैं तो 2π ले लिया। क्लियर? तब इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 से π/2 तक के जितने भी एंगल है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 ये सभी जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ऐसा कर सकते हैं। ये क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, 30 डिग्री हो या π/3 π/6 बराबर, कोई भी डिग्री 0 से 90 तक के, 0 से π/2 तक के जितने भी एंगल है वो कहाँ पे बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। सिमिलरली π/2 से पाई इतना, तो π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, वो सब कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 95 डिग्री या 100 डिग्री या कुछ जितने भी है 180 तक के वो सब कहाँ पे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, पाई से 3π/2 तक के जितने भी एंगल बनते वो सब कहाँ पे बनेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे बनेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π लेस देन थीटा लेस देन 2π, वो कहाँ बनेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे। कहाँ बनेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 275 295 या तो 300 तक के जितने भी है वो सब भी कहाँ पे बनेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे। ओके, यानी कि मैंने आपको पहले क्वाड्रेंट के बारे में बताया। ओके, अब इसके आगे की बात, अब ये यूनिट सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट है, ये यूनिट सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट है कि नहीं है, अब सोचो। बराबर, यूनिट सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से ये भी एक पॉइंट है a of 1 0, ये पॉइंट है a' -1 0, ये b पॉइंट है 0 1, ये b' पॉइंट है 0 -1। इसके अलावा सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है q पॉइंट है, यहाँ पे कोई r पॉइंट है, यहाँ पे s, यहाँ पे t, बहुत सारे पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट को हम ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट कहते हैं। यूनिट सर्कल पर के आपको जितने भी पॉइंट दिखाई दे वो सभी पॉइंट को हम ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट कहते हैं। अब मैंने पॉइंट की बात निकाली है तो मुझे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 3 4 है, तो आप ग्राफ ड्रॉ किया है तो उसके पर से आपने ऐसा कुछ स्टडी किया है, ये P पॉइंट पर से आप M पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो O से M तक का इतना डिस्टेंस कितना होता है, 3, एक्स कोऑर्डिनेट जितना होता है इतना डिस्टेंस, और ये P पॉइंट से आप y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो O से M तक का इतना डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट जितना होता है ही नहीं होता है। यानी कि
उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाए तो ए पॉइंट एक्स वाई, तो ओ पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट जितना और यहाँ से यहाँ तक का ओ से एन तक का डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट जितना। ये वाई है तो ये भी वाई, ये एक्स तो ये भी है। ऐसा ही कुछ आप स्टडी करके आए हो जब छोटे थे तब, छोटे यानी 9th या तो 10th में आप स्टडी करके आए हो। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, एक थोड़ी सी एक बात करनी है। बात है हमारे ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट की है। सपोज यहां पे कोई एक पी पॉइंट है, सपोज यूनिट सर्कल पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक पी पॉइंट सपोज किया है। अब ये पी पॉइंट ओरिजिन के साथ, ये पी पॉइंट ऐसे ओरिजिन के साथ इतना एक एंगल बनाता है। वो एंगल को मैं थीटा कहता हूं। ये एंगल को मैं सपोज क्या कहता हूं, थीटा। यानी कि सपोज मेजरमेंट एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू थीटा। सपोज मेजरमेंट एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, सपोज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। सपोज मेरे पास ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ऐसा मैं सपोज कर लेता हूं। तो अभी मैंने आपको थियरम समझाई, वो ज्योमेट्री वाली स्टैंडर्ड 9 और 10 की। तो उसमें कुछ ऐसा था, तो ये जो P पॉइंट है उसमें से मैं एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। एक्स अक्ष पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो O से M तक का जो डिस्टेंस होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। ये P पॉइंट में से मैं y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे पास O से N तक का जो डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट जितना होगा। ऐसे हमने बातें की कि नहीं की, अभी की ना। अब मैं ये जो y होगा तो ये भी y बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैं ये ट्रायंगल का यूज करता हूं, कौन सा, इन ट्रायंगल पी एम ओ, कौन सा लेता हूं, पी एम ओ के लिए। अब ये जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, ये कैसा है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ के आए हो, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10 के अंदर पढ़े हो ना। उसमें सबसे पहला एक रेशियो में आपको बताता हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड थीटा की ऑपोजिट साइड पीएम, ऑपोजिट साइड कौन सी, पीएम अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओपी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये पीएम ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y। ओपी, ओपी यानी कि रेडियस, यूनिट सर्कल की रेडियस है। तो मैंने यूनिट सर्कल की तो रेडियस कितनी ली है, 1 यूनिट। यानी O से E, ओपी, ओपी हो तो रेडियस है, यानी कि मैं ओपी के जगह पे 1 लिख देता हूं। तो क्या हुआ, y अपॉन 1, दैट इज अ y, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू y, therefore y is equal to sin थीटा। अब मैं सिमिलरली cos थीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं।
तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजस्टमेंट साइड, तो cos थीटा की एडजस्टेंट साइड कौन सी है, OM, तो OM इज अपॉन हाइपोटेन्यूज OP, cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन OP। अब OM इज इक्वल टू x और OP इज इक्वल टू 1, therefore cos theta is equal to x, therefore x is equal to cos theta। तो आप सोचो मैंने क्या किया, मैंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट प्रूव कर दिया कि ये ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट था, ये P क्या था, ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू साइन थीटा और x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया। यानी कि इसके पर से आप कह सकते हो कि कोई भी पॉइंट हो, यूनिट सर्कल पर का कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट के लिए आप ऐसा लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट P ऑफ थीटा, थीटा यानी मेजरमेंट एंगल POX, ये थीटा इज इक्वल टू P ऑफ XY and x coordinate is equal to cos theta and y coordinate is equal to sin theta, यानी कि P of cos theta sin theta। ये मैंने एक अच्छा सा एक रिजल्ट मैंने आपको बताया। ओके, अब इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन यानी रिलेशन, चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक फंक्शन यानी कि रिलेशन। तो अब मैंने ये एक रिलेशन बना दिया कि भाई x कोऑर्डिनेट के साथ cos फंक्शन ही बन सकता है, y दैट इज साइन। इन सभी का मैंने एक रिलेशन अभी बना दिया। बहुत सारे पॉइंट है, वो सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बराबर यानी कि cos फंक्शन क्या होगा, cos फंक्शन, और y कोऑर्डिनेट इज अ साइन फंक्शन होगा। यानी कि इसके पर से मैं अब आपको साइन फंक्शन की डेफिनेशन, कौन से फंक्शन की, साइन फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, अब साइन फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से है, साइन फ्रॉम R to R, साइन फ्रॉम R to R, साइन थीटा इज इक्वल टू y, साइन फ्रॉम R to R, साइन थीटा इज इक्वल टू y, बिकॉज साइन इज अ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जितने भी फंक्शन, अब क्या बोलने का है आपको, फंक्शन बोलने का है, क्योंकि इन सभी का कोई भी एंगल के लिए कोई रिलेशन बनता है। ऐसा हमने ये राइट ट्रायंगल ऊपर से ये थीटा कहीं भी बन सकता है, ये थीटा यहां भी आ सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां कहीं भी बन सकता है। जब भी आप स्टैंडर्ड नंबर 10 के अंदर जो पढ़े थे वो सिर्फ राइट ट्रायंगल के था, लेकिन अब मैंने ये जो बात की है वो कोई भी एंगल के लिए हो सकती है, वो चाहे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, सेकंड क्वाड्रेंट का हो, थर्ड क्वाड्रेंट का हो, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, कोई भी क्वाड्रेंट का एंगल के लिए ये बात सही है। यानी एक रिलेशन मैंने बना दिया है, और ये जो रिलेशन बना है वो रियल फंक्शन है। ये सब फंक्शन कैसे है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन यानी मैंने पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, रियल फंक्शन किसको कहते हैं, तो जो फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन R का सबसेट होता है
जो फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन आर का सबसेट होता है उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते थे। ऐसा मैंने आपको बताया था, याद करो अच्छी तरह से। तो मेरे पास ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी रियल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? रियल फंक्शन है, यानी वो सभी फंक्शन मैंने आर से आर पर का लिखा है। साइन के लिए मैंने क्या लिखा है? आर से आर। कॉस के लिए भी यही आएगा, लेकिन टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए थोड़ा अलग आएगा, वो मैं भी बाद में बताता हूं। पहले साइन फंक्शन की डेफिनेशन। साइन फंक्शन, साइन फ्रॉम आर टू आर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब फंक्शन है तो डोमेन भी कहना पड़ेगा, कोडोमेन भी कहना पड़ेगा और रेंज भी कहनी पड़ेगी आपको। तो ये इस साइड का जो सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। और कोडोमेन किसको कहते हैं? सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला ये जो है वो कोडोमेन। यानी साइन फंक्शन का डोमेन आर और कोडोमेन आर हुआ। क्लियर? ओके। अब रेंज क्या होगी? कोई भी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते थे? याद करो चैप्टर नंबर 2। जैसे कि आपके पास f फ्रॉम n टू n है, f फ्रॉम n टू n fx इज इक्वल टू x प्लस 3। आपको ये फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब रेंज कैसे निकालते थे? तो रेंज निकालने के लिए x की जगह पे डोमेन में से वैल्यू पुट करने की। कहां से लेने की? डोमेन। डोमेन क्या है? n के अंदर 1 2 3 नेचुरल नंबर, यानी f ऑफ 1, तो 1 प्लस 3 4, 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 3 5, 3 पुट करूंगा 3 प्लस 3 6, ऐसे नंबर आते जाएंगे। तो ये जितनी भी इमेजें बन रही है वो सभी इमेजों का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते थे? रेंज ऑफ फंक्शन आरएफ कहते थे। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? कोई भी फंक्शन का रेंज हम कैसे निकालते थे? इस तरह से। तो अब आपको साइन फंक्शन की रेंज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? तो साइन फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आपको थीटा की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 20, 25, अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो ना। 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 1/2 डिग्री, कोई भी डिग्री आप रख सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी आती है, बराबर। कोई भी एंगल आप बना के उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आती है वो आपको सोचने की है। तो हम ऐसे सोचते हैं, वैसे तो दिखा देते। ये प्रैक्टिकल बहुत बड़ा है। जब आप बड़े होंगे ना, कॉलेज के अंदर जाएंगे, तब ये साइन फंक्शन की रेंज, उसकी डोमेन, कोडोमेन, उसके लिए तो पूरी थीसिस लिखी हुई है। बहुत इतनी जाडी जाडी चौपड़े सब किताबें रखी है ये सब फंक्शनों के लिए, बराबर। अभी तो मैं उसका समझो कि 0.01% ही आपको बता रहा हूं। ओके, बाद में आप बड़े हो जाए ना तो उसके बाद ये पढ़ाई करना। चलो, मैं उसकी रेंज कैसे निकालता हूं, ये अपनी मेथड है। तो ये अपना यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल पे ये जो ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ पे बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट 0 1, यहाँ पे ए डैश पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट -1 0, ये बी डैश पॉइंट 0 -1। अब आप यहां से वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। y कोऑर्डिनेट सोचो, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट कैसा है? 0। यहां से ऐसे आएंगे 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 तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1 हो गया। फिर से आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए, 1 से लेके शुरू किया तो 0 हो गया। बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में गए, वहां तक पहुंचे तो -1 आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो 0 आ गया।
तो क्या हुआ ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होती है और छोटी से छोटी -1 होती है, यानी कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में ही रहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। साइन दैट इज अ y कोऑर्डिनेट, यानी कि यूनिट सर्कल पर से, कौन से पर से, यूनिट सर्कल पर से हम कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इज ऑलवेज -1 to 1, -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1, यानी इसके पर से y दैट इज अ साइन थीटा, यानी कि साइन फंक्शन की रेंज कौन सी होगी, -1 से स्टार्ट करके 1 तक, यानी कि रेंज ऑफ साइन फंक्शन, यानी कि साइन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लियर? यानी कि आपको साइन फंक्शन की डेफिनेशन दैट इज उसका डोमेन, कोडोमेन और साइन थीटा इज इक्वल टू y, ये इतना याद रखना है, और ये उसकी रेंज निकालने के स्टेप। ओके ओके, चलो अब कॉस फंक्शन की बात करते हैं। अब कौन सा फंक्शन लेते हैं, कॉस फंक्शन की डेफिनेशन। कॉस फंक्शन की डेफिनेशन भी साइन फंक्शन जैसी ही है कि कॉस फ्रॉम r to r, कॉस फ्रॉम r to r, cos theta is equal to x, cos from r to r, cos theta is equal to x। ओके, अब इसकी कॉस फंक्शन का ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अब आपको रेंज निकालनी है, तो इसके लिए भी मैं अभी जो बात की थी साइन के लिए, इसी तरह मैं कॉस के लिए बात कर रहा हूं। यहाँ पे a.10, यहाँ पे b.01, यहाँ पे a' पॉइंट -10, यहाँ पे b'.0 -1, यानी कि आप सभी के x कोऑर्डिनेट देखो अच्छी तरह से, सभी के x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट 1, इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट -1 और इसका x कोऑर्डिनेट 0। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1 हुई, यानी कि इसके पर से मैं ये ऐसी बात यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। इसके पर से कह सकते कि रेंज ऑफ cos फंक्शन इज इक्वल टू, cos फंक्शन की रेंज कितनी हुई, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, ये सब भी बातें आपको बहुत बहुत काम में लगेगी। ये सभी बातें, ऐसा जरूरी नहीं कि मैथ्स के अंदर, ये सभी बातें फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर भी ये आता है, x कोऑर्डिनेट दैट इज अ cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज अ sin थीटा। यानी कि आज मेरी जो बात थी वो ऐसी कुछ बातें थी, इसलिए बोलता हूँ खूब शांति से वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए साइन फंक्शन कॉस फंक्शन मुझे डिराइव तो करना पड़ेगा ना। चलो अब और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस मुझे अभी करने की बाकी है। चलो स्टूडेंट, अब मुझे आपके एक टॉपिक अभी समझाना है। हमारा जो आगे का जो टॉपिक है
बराबर। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए, थोड़ी नई बात है लेकिन बहुत अच्छा है कि जीरो सेट। कौन सा सेट? जीरो सेट। आप सोचते ये कैसा सेट? जीरो सेट। हाँ भाई, ऐसा सेट है। बराबर। तो आपके पास जीरो सेट समझाने के लिए मैं एक सम लेता हूं, छोटा सा। सपोज f फ्रॉम r टू r, ये एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मुझे ये फंक्शन का जीरो सेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका जीरो सेट। तो इसका जीरो सेट फाइंड करने के लिए मैं fx इज इक्वल टू जीरो सपोज करने का, जो फंक्शन का आपको जीरो सेट निकालना है वो फंक्शन इज इक्वल टू जीरो सपोज कर देने का। अब fx दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर पढ़ेंगे, 2 वन जा 2, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। Therefore, x is equal to 2 and x is equal to 1. Clear? X is equal to 2 and x is equal to 1. यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये फंक्शन का जीरो, ये फंक्शन का जीरो कौन सा हुआ? 1 एंड 2। ये 1 और 2 ऐसी वैल्यू है जो ये फंक्शन में रखने से फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। आपको वेरीफाई करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 जीरो। हो गया नहीं हो गया? 2 पुट करके देख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 टू 6 प्लस 2, क्या हो गया? 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 जीरो। हो गया नहीं हो गया? यानी कि ये फंक्शन का जीरो हुआ और उसको मैं सेट में लिखूंगा, इसी तरह सेट के फॉर्म में लिखूंगा तो ये जीरो सेट बन गया। ये क्या बन गया? ये फंक्शन का जीरो सेट बना। तो इसी तरह मुझे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये दोनों फंक्शनों का मुझे जीरो सेट फाइंड करना है। कौन से फंक्शन का? साइन फंक्शन का मैं जीरो सेट फाइंड कर रहा हूं पहले। बराबर। तो मुझे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो साइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? साइन फ्रॉम r टू r साइन थीटा इज इक्वल टू y। अब आपको इसका जीरो सेट निकालना है, तो जीरो सेट निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो सपोज करेंगे। फंक्शन इज इक्वल टू जीरो सपोज किया था ना, इसी तरह यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, यानी यूनिट सर्कल पर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट है वो सभी का वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो अब सोचो, ये अपना यूनिट सर्कल, ये अपना यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल पे ये पॉइंट ऑफ 1 0, ये बी पॉइंट 0 1, ये ए डैश पॉइंट माइनस 1 0, ये बी डैश पॉइंट 0 माइनस 1। तो इसमें से कौन से पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है? देखो अच्छी तरह से देखो, कौन से पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है? तो ए और ए डैश, ये ए डैश और ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि जिसके वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यहाँ पे कौन से
एंगल आता है, कौन से नंबर आता है, तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यहाँ पे क्या आता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। यानी कि ये ऐसे नंबर है, ऐसे एंगल है कि जिसके लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, 0 एंगल तो आप स्टैंडर्ड 10 के अंदर स्टडी करके आए हो ना, साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 और 180 बराबर साइन ऑफ 180 की वैल्यू वो भी 0 होती है। लेकिन अब मालूम पड़ा कैसे 0 होती है, इस तरह से 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 क्या, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 6 पाई की वैल्यू भी 0 है। यानी कि कितने सारे एंगल बने, कितने सारे एंगल बने, सोचो। थीटा की वैल्यू कौन कौन सी हुई, 0 हुई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई एक्सेट्रा, बहुत सारी हुई ना। लेकिन मैं अभी जितनी भी मैंने बातें की है वो सब एंटी क्लॉकवाइज की है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने बात की है। यदि ये सब भी बातें मैं नेगेटिव डायरेक्शन में करूं तो भी मेरे लिए साइन की वैल्यू 0 होती है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये 0 पाई है, उसकी जगह पे माइनस पाई, -2 पाई, ये ऐसे वैल्यू आएगी ना। यानी कि साइन की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, माइनस, ये सब भी एंगलों के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है। यानी कि ये सब भी जो वैल्यू आई वो साइन के 0 बना, क्या बनाया, फंक्शन के 0। लेकिन आपको क्या लिखना है, 0 सेट, तो इसके लिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में एन पाई रख सकता हूं, सोच लो क्या रखा, एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। सोचो एन पाई क्यों, क्योंकि एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पाई आएगा, एन इज इक्वल 2 रखेंगे 2 पाई, 3 रखेंगे 3 पाई, -1 रखें तो माइनस पाई, -2 रखेंगे तो -2 पाई। आता है नहीं आता है। यानी कि इसके पर से लिख सकते हैं 0 सेट, 0 सेट इज इक्वल टू n pi such that n belongs to Z, n pi such that n belongs to Z। अब इसी तरह आपको cos फंक्शन का 0 सेट निकालना है। कौन से फंक्शन का, cos फंक्शन का 0 सेट कैसे निकालेंगे, सोचो। तो उसमें भी यही बात करूंगा मैं। cos फंक्शन की डेफिनेशन, cos फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से है, cos फ्रॉम r to r cos थीटा इज इक्वल टू x, cos थीटा इज इक्वल टू x। अब इसका 0 सेट निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 सपोज करूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। सोचो यूनिट सर्कल पे ऐसे कौन से पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, कौन से पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छी तरह से देखो डायग्राम, ये रहा, ये x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, साइड में दूसरी बार घूमता हो तो 5π/2, यहाँ पे आता है 7π/2। ऐसे नंबर आते कि नहीं आते। नेगेटिव में जाऊंगा तो -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 ऐसे नंबर आएंगे। यानी कि x की वैल्यू कौन सी होगी, कौन से एंगल के लिए,
कौन से एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 0 होती है? तो थीटा इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आई थी? तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, उसके बाद 5 पाई बाई टू, उसके बाद 7 पाई बाई टू। नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो -पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू। ऐसी वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू इसी ये सभी वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू क्या आती है? 0। यानी कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2 ऐसे डिनोटेड करेंगे। क्यों ऐसा लिया? आप सोचो, n इज इक्वल टू 0 पुट करो, n इज इक्वल टू 0 तो पाई/2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 + 1 1 दैट इज पाई/2। n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 2 + 1 3 पाई/2। 2 पुट करेंगे, 2 2 4 + 1 5 पाई/2। -1 पुट करो, -2 + 1 -पाई/2। आएगी नहीं आएगी सभी वैल्यू? यानी कि कॉस फंक्शन का जीरो सेट, कॉस फंक्शन का जीरो सेट हम क्या लिख पाएंगे? 2n+1 इंटू पाई/2 such that n belongs to z। ओके, यानी कि ये मैंने साइन और कॉस फंक्शन के जीरो सेट आपको बताए। ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन फंक्शन का जीरो सेट क्या होता है? साइन फंक्शन का जीरो सेट n पाई। कॉस फंक्शन का जीरो सेट क्या होता है? 2n+1 पाई/2। ओके, यानी कि मैंने साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन की डेफिनेशन, उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज और जीरो सेट, 4 बातें मैंने आपसे की। 2 फंक्शनों की 4 बातें मैंने की। अब tan, cot, sec और cosec फंक्शन की डेफिनेशन मुझे अभी लिखनी है। तो tan, cot, sec, cosec ये सभी की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 फंक्शनों के बीच का एल्जेब्रा मैंने आपको समझाया था। यानी कि 2 फंक्शनों के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसा हमने किया था नहीं किया था? तो उसमें से मैं आपको डिवाइड का एक रूल्स बताता हूं। सपोज f फंक्शन a टू r है, g फंक्शन b टू r है, ऐसी थियरी थी। आपको ये दोनों फंक्शनों को डिवाइड करना है। तो f डिवाइड g फ्रॉम, तो मैं क्या करता था? दोनों फंक्शनों का डोमेन का इंटरसेक्शन फाइंड करता था। दोनों फंक्शनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद ऐसे वैल्यू में निकालता था जिसके लिए g की वैल्यू 0 होती है। फ्रॉम r, ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, याद करना। तो मैं क्या करता था? gx इज इक्वल टू 0 सपोज करता था और x की वैल्यू निकाल लेता था। वो x की वैल्यू जो आती थी वो मैं a इंटरसेक्शन b में से मैं निकाल लेता था। तो यही बात मुझे यहाँ पे tan फंक्शन के लिए करने की है। कौन से फंक्शन के लिए? tan फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। आप सोचते कि एक बात कहां से कहां पहुंचा देते हैं ये सब, तो क्या करूं बच्चे, करना तो पड़ेगा ना। टेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन, बराबर। तो साइन फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको मालूम है, साइन फ्रॉम r टू r साइन थीटा इज इक्वल टू x, ये साइन फंक्शन। कॉस फंक्शन की डेफिनेशन
cos from r to r cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, मैंने यहाँ पे गलती से x लिख दिया था। ओके, अब मुझे ये दोनों फंक्शनों के लिए ये बात यहाँ पे अप्लाई करने की है। तो इन दोनों का मैं रेशियो लेता हूं, साइन अपॉन कॉस फ्रॉम क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों डोमेनों का इंटरसेक्शन आर ही होगा। आर इंटरसेक्शन आर, दैट इज आर। अब इसमें से ऐसी वैल्यू आपको निकालनी है कि जिसके लिए cos x इज इक्वल टू 0 होता हो। यहाँ पे g था ना, f अपॉन g, तो gx इज इक्वल टू 0 को निकालते थे। यहाँ पे अपॉन में cos है, तो x सच दैट cos x इज इक्वल टू 0 टू r पर का फंक्शन, यानी कि साइन अपॉन कॉस के रेशियो को हम tan से डिनोटेट करते हैं। साइन अपॉन कॉस का फंक्शन, इन दोनों का डिवाइड करने पर जो फंक्शन मिलता है उसको हम tan फंक्शन कहते हैं, यानी कि tan फ्रॉम r माइनस x सच दैट cos x इज इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू 0, cos का 0 सेट कौन सा होता है, 2n plus 1 into pi by 2 such that n belongs to Z to R। मालूम पड़ा बच्चे लोग, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि tan का फंक्शन डिराइव करने के लिए अपॉन में cos आता था, तो मुझे cos का 0 सेट निकाल देना पड़े, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है जिसके लिए cos की वैल्यू 0 होती है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सभी वैल्यू मैंने आर में से निकाल दी, बराबर, तभी तो ये फंक्शन पूरा डिफाइंड होगा। ओके, तो इसके पर से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज y अपॉन x, और वेर cos theta is not equal to 0। ओके, ये tan फंक्शन की डेफिनेशन थी। चलो cot फंक्शन की डेफिनेशन में आपको समझाता हूं। cot फंक्शन, तो cot फंक्शन की डेफिनेशन, cot यानी cos अपॉन साइन, cot यानी cos upon sin, तो cos from r to r cos theta is equal to x, और sin from r to r sin theta is equal to y। ओके, अब इन दोनों को रेशियो ले लेता हूं, cos अपॉन sin फ्रॉम R इंटरसेक्शन R, दैट इज R। अब इसमें से ऐसी वैल्यू आपको निकालनी है जिसके लिए साइन की वैल्यू 0 होती है, फ्रॉम R। अपॉन में साइन है ना, तो साइन x इज इक्वल टू 0, और साइन x इज इक्वल टू 0 यानी कि साइन का 0 सेट, साइन का 0 सेट क्या होता है, n पाई, यानी कि साइन अपॉन कॉस कॉट, कॉट फ्रॉम r माइनस n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू Z टू R। ये कॉट फंक्शन की डेफिनेशन हुई, कौन से फंक्शन की, कॉट। चलो, यानी कि कॉट x या तो कॉट थीटा इज इक्वल टू cot theta is equal to cos theta upon sin theta, that is x upon y। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का रेशियो
का रिलेशन कॉट के साथ है, where sin theta is not equal to 0. ओके, अब बात करता हूं सेक फंक्शन की। सेक फंक्शन, चलो अब सेक फंक्शन की डेफिनेशन वो कैसे बनेगी भाई। सेक यानी 1/cos, यानी कि 1 वो तो रियल नंबर है, 1 इज अ रियल नंबर, यानी कि मैं उसको इस तरह से डिराइव करता हूं 1/cos फ्रॉम r minus x such that cos x is equal to 0 to r। अपॉन में cos है ना, तो cos का 0 सेट सब्ट्रैक्ट कर देने का है, यानी कि sec फ्रॉम r माइनस cos का 0 सेट क्या है, cos का 0 सेट क्या है 2n plus 1 pi by 2, तो 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z 2r। ओके, यानी कि उसके पर से sec theta is equal to 1/cos theta, that is 1/x, and where cos theta is not equal to 0। ये sec फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब cosec फंक्शन, cosec फंक्शन की डेफिनेशन बना देते हैं भाई, बनानी तो पड़ेगी ना। चलो cosec फंक्शन, cosec यानी 1/sin, cosec यानी 1/sin, तो दैट इज 1/sin फ्रॉम r माइनस, ऐसी संख्या निकालनी है जिसके लिए, ऐसे नंबर आपको निकालने, ऐसे एंगल निकालने हैं कि जिसके लिए साइन की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 1/sin दैट इज cosec फ्रॉम r minus n pi such that n belongs to z to r, यानी कि cosec theta is equal to 1/sin theta और 1/y, where sin theta is not equal to 0। ओके, तो ये cosec फंक्शन की डेफिनेशन थी, मालूम पड़ा। यानी कि आज मैंने जितनी बातें की, अब मुझे इससे आगे बात नहीं करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वरना वीडियो देखने के लायक नहीं रहेंगे, बराबर, आपका मगज हैंग हो जाएगा। कितनी बातें मैंने की है, पहले तो मैंने आपको ये समझाया क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया x का रिलेशन, x कोऑर्डिनेट दैट इज अ cos एंड y कोऑर्डिनेट इज अ sin, और उसके बाद मैंने sin थीटा, अरे sin फंक्शन की डेफिनेशन और cos फंक्शन की डेफिनेशन, sin फंक्शन का रेंज निकाला, cos फंक्शन की रेंज निकाली। ओके, और उसके बाद जीरो सेट किसको कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया, जीरो सेट साइन और कॉस का, साइन फंक्शन का जीरो सेट एन पाई, याद रखना, भूल मत जाना, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। साइन फंक्शन का जीरो सेट एन पाई, कॉस फंक्शन का जीरो सेट 2n + 1 π/2। उसके बाद टेन फंक्शन की डेफिनेशन, टेन फंक्शन की डेफिनेशन निकाली, r माइनस अपॉन में क्या है कॉस है ना, अपॉन में जो फंक्शन है उसका जीरो सेट सब्ट्रैक्ट करने का, अपॉन में जो फंक्शन होता है उसका जीरो सेट सब्ट्रैक्ट करने का। उसके बाद क्वाड फंक्शन, क्वाड फंक्शन में अपॉन में साइन आता है तो साइन का जीरो सेट सब्ट्रैक्ट करने का। सेक यानी 1/cos, तो cos का जीरो सेट 2n + 1 π/2 सब्ट्रैक्ट करने का। cosec की डेफिनेशन 1/sin
यानी कि साइन का जीरो सेट सब्ट्रैक्ट करने का। ओके, आज मैंने इतनी बातें करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी थियरी ही होगी। कौन सी थियरी मालूम है? tan cot sec cosec का जीरो सेट हम निकालेंगे और ये चारों की रेंज निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर tan cot sec cosec का जीरो सेट और उसकी रेंज निकालेंगे और एक थियरी की बात करनी है। उसके बाद और उसके भी बाद एक्सरसाइज 3.2 शायद स्टार्ट हो सके। ओके, भले आपको मजा आए कि न आए, लेकिन आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, बाय।